जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हम लोगों ने या हमने जो प्रयास किया है, जो दोनों पेपर में आपका कॉमन होता है या जो पीएचडी एंट्रेंस का भी जो एग्जाम देते हैं, उन सभी परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है यूनिट कहे, टॉपिक कहे तो रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में जो अनुसंधान है उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अनुसंधान क्या होता है, शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, शैक्षिक अनुसंधान में आरडी स्क्वायर फॉर्मूले को हम लोगों ने प्रयोग किया। हम लोगों ने देखा कि कब कब जो है समस्या अगर अधिक हो, अगर विकल्प हमारे पास अधिक हो तो समस्याओं का चयन हम किस प्रकार करेंगे। रिसर्च के मतलब एजुकेशनल रिसर्च को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसको जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा वैज्ञानिक विधि क्या होती है, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी। वैज्ञानिक विधि के हम लोगों ने जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे उसको भी डिस्कस किया। आज हम लोग बात कर रहे हैं वैज्ञानिक विधि के प्रकार, साइंटिफिक मेथड के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपके सिलेबस में 3 टाइप्स दिए गए हैं, एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। तो इन तीनों पॉइंट में हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया है। जिन लोगों ने, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, वो पिछले 10 या 11 जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं उसको आप जरूर देखिएगा, तभी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। और मैं आपको बता दूं, जो लोग एनटीए यूजी सेट की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर रिसर्च एक बड़ा यूनिट है, इसको पढ़ाने में या बताने में या डिस्कस करने में समय लगेगा। तो जिन लोगों को और यूनिट अपनी कंप्लीट करनी हो तो आप हमारे YouTube पर जाइएगा, उसमें प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक के सभी वीडियोस उपलब्ध हैं, वो भी फ्री में उपलब्ध हैं। ठीक है, तो वहां पर जाकर आप अपने सिलेबस को उधर से कवर करिएगा, इधर से हम पढ़ाते हुए चलेंगे, तो वहां जब दोनों मैच करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका क्लियर, दोनों का रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं साइंटिफिक मेथड के दूसरा जो है टाइप्स जो दिया है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इससे पहले हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग व्याख्यात्मक अनुसंधान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कहता है कि कह रहा है कि जब ध्यान, मतलब कहता है कि जब यहाँ पर कारण और प्रभाव के संबंधों पर ध्यान दिया जाता है, किस पर, कारण और प्रभाव के संबंधों पर, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। यहाँ पर इसका की पॉइंट है आपका क्या है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट जो है रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि व्याख्यात्मक अनुसंधान वह हो सकता है जब कभी भी हम ये जानना चाहते हैं कौन सा कारण जो है कौन से प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब कौन से कारण जो ऐसे हैं जो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है। कहते हैं व्हेन द फोकस इज ऑन cause effect relationship, the study can be explanatory, explaining which causes produce which effects, मतलब कौन से कारण जो हैं कौन से प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, इसके जानने का जो प्रयास करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आपके मन में तुरंत आएगा, कॉज एंड इफेक्ट के लिए 2 रिसर्च आपके प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन से 2 रिसर्च है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। इन्हीं 2 शोधों में कारण और प्रभाव के संबंध के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जिसमें इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इसके अंतर्गत आएगा। अब आगे हम जानेंगे या समझेंगे कैसे आएगा, इसमें वो चीजों के बारे में बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आपसे कहता, इतना पॉइंट समझ में आया कि जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होता है, ये जो है कौन से कारण है कौन से प्रभाव है इसके बारे में जानने की बात ये करता है। कहता है कारणात्मक विश्लेषण में हमारी चिंता यह होती है
कि एक चर कैसे दूसरे चर के लिए जिम्मेदार हो सकता है या उस पर प्रभाव डालता है। जब आपने कारण और प्रभाव की बात करी तो कारण और प्रभाव में एक जो है प्रभाव डालेगा, मतलब एक व्यक्ति अगर कोई काम करता है उससे दूसरा भी प्रभावित होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अपने जीवन में। जिन लोगों की शादी हो गई है या जिन लोगों का विवाह हो गया, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि अगर हस्बैंड को कोई दिक्कत हुए, पति को कोई दिक्कत होगी, तो उसका सीधा प्रभाव जो है वाइफ पर पड़ेगा। यदि वाइफ को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सीधा इफेक्ट उनके हस्बैंड पर पड़ेगा। ये कॉज एंड इफेक्ट को आप बेहतर तरीके से इस एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन किसको प्रभावित कर रहा है और कितना प्रभावित हो रहा है, ये दोनों तरीके जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंतर्गत आएंगे। क्लियर ये दो पॉइंट? बताइए। हेलो सर, एक बार वापस बता दीजिए। क्या हो गया अभी? हाँ, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कारण और प्रभाव के बारे में, लेकिन कारण और प्रभाव को यहाँ पर ये नहीं देखना है कारण जो है किससे प्रभावित है, किससे नहीं, कौन, मतलब कौन से ऐसे कारक हैं जो कारण और प्रभाव दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन ऐसा इफेक्ट है, कौन ऐसी चीज है, कौन ऐसा फैक्टर है जो कारण और प्रभाव दोनों को प्रभावित करा। मतलब कि मीडिएट वेरिएबल, मतलब इसमें कहता है कि कोई बाहरी कारक है जो निर्भर चर में परिवर्तन उत्पन्न करता है। अब व्याख्या देखिए, यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने देखिए लाइन को हम लोग लेकर आ रहे हैं कि कौन से कारण कौन से प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, ये तो समझ लीजिए। अब यहाँ पर कौन की बात कर रहे हैं तो कौन की जगह होगा फैक्टर, कारक जो है, कौन से कारक जो है कारण और प्रभाव दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है कोई बाहरी कारक, लाइन को याद रखिए चाहे लिख लीजिएगा कि कोई बाहरी कारक आश्रित चर में परिवर्तन उत्पन्न करता है। यह कारणता की कठोर व्याख्या है कि मतलब कोई बाहरी कारक जो है वो जो है आश्रित चर पर प्रभाव डालने का काम कर रहा है, उसको बदलने का काम कर रहा है। इसकी व्याख्या जो है यहाँ पर करी जाती है। संबंधों के तो बारे में पता चलता है भाई, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पता है, लेकिन इन दोनों में कौन जो है तीसरा वेरिएबल है, कौन ऐसा बाहरी फैक्टर है जो इनको प्रभावित कर रहा है। जो कि अब बात प्रभावित की हुई तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो काम कर रहा है उसका इफेक्ट इस पर सीधा पड़ना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखता है कि हमारे में कोई परिवर्तन हो तो रहा है लेकिन सामने डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब सामने वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तब यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखता है कि इन दोनों के बीच में तीसरा कारक कौन है जो डायरेक्ट इसको प्रभावित कर रहा है, मतलब इनकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह ले रहा है। हाँ बोले सर, ये पूछना था, अभी आपने बताया कि जहां पर कारण और प्रभाव संबंधों पर ध्यान दिया जाता है वहां पे एक्सप्लोरेटरी होता है, यही ना? जी। और जो एक्सप्लेनेटरी होता है इसका एग्जांपल आपने बताया कि एक्सपेरिमेंटल इसके अंतर्गत नहीं आएगा, एक्सपोस्ट तो आता है। बिल्कुल। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में भी तो स्वतंत्र चर पर किए जाने वाले परिवर्तन का प्रभाव जो है वो आश्रित चर पर देखा जाता है ना। हाँ। तो एक्सपेरिमेंटल क्यों नहीं आता? और जो एक्सपोस्ट फैक्टो है उसमें तो आश्रित चर के जो प्रभाव है उसको देख करके हम स्वतंत्र चर का अनुमान लगाते हैं। हाँ। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर इसमें, एकदम मिल रहा है। देखिए, जब कभी इसका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सपोस्ट फैक्टो क्यों आएगा और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर ये बताने का उद्देश्य है जब कभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सीधा सीधा प्रभाव स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ता है। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो तरीके के होते हैं, एक
एक प्रयोगशाला में जो शोध किए जाते हैं वो एक होता है, और एक क्षेत्र में फील्ड रिसर्च, फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जी। होता है। तो दो प्रकार के शोध होते हैं। तो वहां पे एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगों के आधार पे सब चीजों को बताने का प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अब जैसा कि आपने बताया कि एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है, आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ा उसी के आधार पर जो है जानकारी प्राप्त करी जाती। अब यहाँ पर ये भी तो यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है डिपेंडेंट पर प्रभाव डाल रहा था, लेकिन कुछ समय से ये देख रहा है कि ये जो प्रभाव डाल रहा है वो आश्रित चर पर नहीं पड़ा है। तो अब कहानी यहां से पलटी। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आश्रित चर पर कौन प्रभाव डाल रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा कारक है जो इसकी जगह को ले रहा है। और यही एक्स पोस्ट फैक्टो में भी देखा जाता है कि स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर पड़ना चाहिए, लेकिन जब देखा गया आश्रित चर पर प्रभाव तो पड़ रहा है, अब यहाँ पर आश्रित चर से संबंधित देखा जाएगा कि कौन प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ से आश्रित चर पर कोई प्रभाव पड़ेगा। एक्स पोस्ट फैक्टो में सर, एक्स पोस्ट फैक्टो में स्वतंत्र चर तो पहले ही बीत चुका होता है। नहीं, यहाँ पर आप तो उसके इफेक्ट के आधार पर काज खोजते हैं ना। स्वतंत्र चर बीत चुका होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि स्वतंत्र चर कौन है। उसकी खोज करने के लिए, उसको जानने के लिए आश्रित चर पर जो भी प्रभाव पड़ता है उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठी करी जाती और उसी के आधार पर जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सर्च करते हैं। जैसे इसमें आप बड़ा ही प्रसिद्ध है उदाहरण कि चोर सिपाही का जो होता है ना, यह एक मर्डर का होता है, या ऐसे बहुत से होते हैं। या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो में एक आपको एके सर की किताब में मिलेगा कि धूम्रपान से संबंधित जो प्रभाव डलता है, किसी व्यक्ति को कैंसर हो, वो व्यक्ति ना तो सिगरेट पीता है, ना तो कोई भी नशा नहीं करता है, फिर भी उसको प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये पॉइंट इसीलिए तो उसमें लिखा है कि इसमें पोस्ट हॉक फैलेसी का दोष पाया जाता है। हाँ, पोस्ट हॉक फैलेसी का जो पाया जाता है ये इसी में पाया जाता है। तो यहाँ पर यही बताने की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हम सामान्य रूप से हम जानते हैं कि जो है स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर पड़ता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर ये जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च ये कहता है कि जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल को कौन प्रभावित कर रहा है इसको जानने की बात करता है। जो ये तीसरा वेरिएबल होगा जो केवल ये डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित नहीं करेगा, ये साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी प्रभावित कर देगा, विच्छेदित कर देगा, उसको भ्रमित कर देगा। ठीक है कि भाई हम तो प्रभाव डाल रहे हैं कुछ और, लेकिन इसके ऊपर असर किसी और का पड़ रहा है। तो ये कंडीशन, जैसे इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं, एक स्कूल है, एक स्कूल में एक गणित के टीचर हैं, वो जो है अपना साधारण तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन कक्षा में 2-4 बालक ऐसे हैं जो उनसे 2-4 कदम आगे 2-4 कदम आगे चीजों को जानते या समझते हैं। तो ये सीधे समझते हैं कि मैं जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसका प्रभाव तो पड़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो और आगे जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो किसी और टीचर से जरूर पढ़ रहे होंगे। क्लियर पॉइंट। तो यहां पर इस सिद्धांत में कहते हैं कि इसमें जो है क्यों और कैसे सवालों के जवाब देने के लिए इसको बनाया जाता है। अभी एग्जांपल देंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है, यहां पर ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बताइए। मतलब सर दोनों पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ, अभी और एग्जांपल जब चेक करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ये कहते हैं कि एक्सप्लेनेटरी जो रिसर्च होता है वो ग्राउंडेड थ्योरी से रिलेटेड होता है। कहते हैं कि सिद्धांत पर आधारित जो सिद्धांत पर जो आधारित होते हैं वो व्याख्यात्मक अनुसंधान के अन्य शोधों के उद्देश्य के प्रकार हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है इसी के आधार पर जो है बनाई जाती है, इसी का एक प्रकार माना जाता है। क्यों इसमें कहते हैं कि इसमें किस तरीके की चीजों को खोजा जाता है, इसमें जो है क्यों, ठीक है, क्यों और कैसे शब्दों का इसी का खोज यहाँ पर करी जाती है। मतलब इसी दोनों प्रश्नों के सवालों के जवाब यहाँ पर खोजने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जब ऐसे पॉइंट बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम कारणों का पता लगाने के लिए तुलना में चर के बीच
ठीक है, चर के बीच संबंधों को समझने। अब देखिए यहीं पर पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये कहता है कि चर के बीच में जो संबंध है उनको समझने, उनकी व्याख्या करने, उनकी भविष्यवाणी करने और उनको नियंत्रित करने में रुचि रखते हैं। जब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हर चीज को लगा देंगे तब हमें पता चल पाएगा। अब जिसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है अगर हम उस पर ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, तो सब चीजें अगर इंक्वायरी कहते हैं नहीं, इंक्वायरी बैठ जाती है। जब इंक्वायरी करना शुरू करते हैं तब धीरे 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 जैसे प्याज की परत होती है वैसे खुलता, वैसे ही जो है सामने वाले की हर चीज खुलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम लोग किसी वेरिएबल के बीच तुलना करते हैं। जब कंपेयर करते हैं तो इनमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में कंपेयर करके हम क्या समझते हैं कि इन दोनों के बीच संबंध कैसे हैं, फिर इनकी व्याख्या करते हैं, फिर इनकी भविष्यवाणी करते हैं और इनको नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करते हैं। कहते हैं कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनिंग, प्रिडिक्टिंग and controlling relationship between variable than we are in detecting causes। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट हो गया आपका इतना, बताइए क्लियर ये दो पॉइंट, ठीक है। यहां पर इतने पॉइंट क्लियर हुए तो अब आके नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि व्याख्यात्मक जो अध्ययन होता है या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज में हम देखते हैं ये जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आगे बढ़ते हैं या आगे की ओर कदम करते हैं। मतलब वर्णनात्मक अध्ययन से थोड़ा सा ये आगे होते हैं और केवल अलौकिक घटना के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। अवलोकन मतलब जो भी ये ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के आधार पर ही सभी समस्याओं को समझने का, बताने का प्रयास करते हैं। मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका होता है। ठीक है, बताइए अभी और समझाएंगे आपको, और पॉइंट पे हम बात करेंगे एग्जांपल में, तो आपको और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सर पॉइंट नोट करवा दीजिए एक बार फिर से। हाँ भैया, मेन पॉइंट इसके क्या है? देखिए जी हाँ, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च या एक्सप्लेनेटरी स्टडीज में जी डिस्क्रिप्टिव स्टडी से आगे बढ़ता है और केवल अलौकिक घटना के कारणों को समझने और केवल से आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हैं और केवल अलौकिक घटना के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, अब देखिए जब ये लाइन समझ में आ गई तो इसमें कहता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। हाँ बोलिए सर, पहली लाइन जो है एक बार रिपीट कर दीजिए सर। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से आगे में वर्णनात्मक अध्ययन से आगे हो जाता है, अलौकिक घटना के कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आगे हो जाता है और केवल अलौकिक घटना के कारणों को समझने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। इसमें कहता है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो है शोधकर्ता उन सिद्धांतों या परिकल्पनाओं का उपयोग करता है। देखिए सिद्धांतों या परिकल्पनाओं का प्रयोग करता है, कौन से सिद्धांत और कौन से परिकल्पना होंगे ये भी जान लीजिए। सिद्धांत या परिकल्पना, ठीक है, सिद्धांत या परिकल्पना की बात करेंगे तो कौन से परिकल्पना है, कौन से सिद्धांत का प्रयोग करता है। कहता है कि किसी विशेष घटना के होने के पीछे किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व है उसको जानने का प्रयास करता है। ये लाइन आपके एग्जाम में आ सकती है क्योंकि ये कठिन शब्दों का प्रयोग करना या किताबी शब्दों का प्रयोग करना हमारे जो है एग्जाम में आना स्वाभाविक है कि किसी विशेष घटना के होने के पीछे किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है, इसकी जानकारी हमें किस शोध के अंतर्गत मिलेगी, तो आप बताएंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंतर्गत आएगा। इसको आप वन लाइनर में बना लीजिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं सर, बोल दीजिए। किसी विशेष घटना के आधार पे आईवी का पता करते हैं सर। हाँ, किसी विशेष घटना के पीछे
किसी विशेष घटना के होने के पीछे किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है, यह अध्ययन हम किस शोध के अंतर्गत करते हैं। मतलब इसमें डीवी के आधार पर आईवी का पता लगाते हैं। क्यों सर? ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने लिख लिया तो अब छोटी सी, अब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसको एक पीछे हम बता देते हैं, उसकी एक छोटी सी लाइन आपको समझेंगे, हम लोग बात करेंगे। इसमें कहता है यह जो है एक ऐसी शोध विधि होती है जो किसी घटना या स्थिति के पीछे छिपे कारणों की व्याख्या और समझ बनाने के लिए किया जाता है। कहते इट इज अ रिसर्च मेथड कंडक्ट टू एक्सप्लेन एंड build an understanding of the underlying causes behind an event or situation। मतलब कि क्या behind, कहते हैं behind मतलब जो पीछे है उनके इवेंट और सिचुएशन, मतलब कौन सी घटना है, कौन सी स्थिति है उसको जानने का प्रयास करता है। इसमें कहता है कि यह अनुसंधान किसी विशेष घटना, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए, जो एक की पॉइंट है ना, कह रहा है किसी विशेष घटना, व्यवहार या प्रतिक्रिया के कारण और प्रभाव के संबंधों को समझने। देखिए जो कारण, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उन दोनों के बीच कोई विशेष घटना हो, व्यवहार हो या प्रक्रिया हो, उनको समझने के लिए यहाँ पर इसको केंद्रित किया जाता है। अब जैसे मैंने बोला था अवलोकन, तो कहते हैं इसका उद्देश्य केवल अवलोकन करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एक घटना क्यों घटित होती है और उसके पीछे कारक क्या है। लाइन ये भी होती है, आपकी ये लाइन एग्जाम में लिखा आएगा कि इसका उद्देश्य मतलब किस शोध का उद्देश्य केवल अवलोकन करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एक घटना क्यों घटित होती है और उसके पीछे के कारक क्या है। क्लियर? जी 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 सर वो लाइन एक बार बोल दीजिए, अभी जो आपने रिपीट बोली है। इसका मैंने बोला है अनुसंधान किसी विशेष घटना के कारण या केवल प्रभाव को अवलोकन करना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल अवलोकन करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि एक घटना क्यों घटित होती है और उसके पीछे के कारक क्या हैं। ठीक है, एक घटना क्यों घटित होती है और उसके पीछे के कारक क्या है, ये जानने का प्रयास किया जाता है। अब यहां पर ये हो गया, अब इसकी पर्पस हम लोग जान लेंगे। ठीक है, पर्पस में भी आपके की पॉइंट्स यहाँ पर निकल के आएंगे। अब ऐसा नहीं कि जो अभी पिछली क्लास में या पिछले पॉइंट में पढ़ाया उससे संबंधित थोड़ा एक दो पॉइंट आगे पढ़ेंगे। कहते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य जो होता है किसी घटना के कारण और प्रभाव के संबंधों की गहराई से समझना होता है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। कहते द प्राइमरी गोल ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज to understand the cause and effect relationship behind an event। ठीक है, इसका फिर कहते हैं कि इसका लक्ष्य जो है यह स्पष्ट करना होता है कि कौन से कारक किसी विशेष स्थिति या घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये कैसे आपस में जुड़े होते हैं। कहते हैं इट एम टू clarify which factor are responsible for a particular situation or event and how they are interconnected। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ, तो यहां पर उद्देश्य तो आपको एकदम क्लियर हो गए। अब यहां पर आते हैं आपके इनके सिद्धांत और परिकल्पना की बात करिए। हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है क्या, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, किसी को एक छोटे पॉइंट में हम लोग बात कर लें और फिर आगे बढ़ जाए तो नहीं, उसके अंदर की चीजों को हम लोग भी जानेंगे कि और क्या क्या पॉइंट ये कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आपके बन के आपके सामने आएंगे। कहता है व्याख्यात्मक अनुसंधान जो होता है आमतौर पर किसी सिद्धांत या परिकल्पना पर आधारित होता है।
अब याद रखिएगा किस पर, जो आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है वह किसी सिद्धांत या परिकल्पना पर आधारित होता है। कहता है कि शोधकर्ता किसी घटना के पीछे के कारकों की पहचान करने के लिए मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग कर। अब भाई अगर आपको जानना है तो आप ना कोई थ्योरी लगाओगे और सिद्धांतों का उपयोग करते हैं और नई परिकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कोई सिद्धांत लिया, उसी सिद्धांत के आधार पे यहाँ पर नई परिकल्पनाओं का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट इसमें आपसे पूछेगा भाई इसमें करते क्या क्या है, तो आप बता सकते हो कि सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं, दूसरे हम थ्योरी और हाइपोथेसिस करते हैं, तीसरे पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक, रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें कहता है कि यह अनुसंधान जो होता है कारण और प्रभाव के बीच के संबंधों की जांच करता है। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं, उदाहरण के लिए जान लीजिए कि यदि कोई घटना होती है तो यह जानने की कोशिश की जाती है कि किन कारणों की वजह से वह घटना हुई है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेल दुर्घटनाएं होती हैं या चलते हुए, तो उसका देखते हैं, या बच्चों पर इसका प्रभाव, या हम देखते हैं कि सिगरेट जब पीते हैं तो सिगरेट पीने से उनके माइंड पर क्या प्रेशर पड़ता है, या हम कह सकते हैं जब जो बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं तो उनकी आंखों में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर चीजों को देखते हैं ना, वो ऐसा होता है कि बच्चा जब कभी या कोई भी है कोई भी चीज देखता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो उसमें लर्निंग होती है, सीखता है। लेकिन सीखने के साथ साथ तीसरा और इफेक्ट क्या पड़ता है इसको भी जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्लियर है पॉइंट। ये 3 पॉइंट हो गए। फिर चौथा पॉइंट आप नोट करिएगा, लिखिएगा प्रयोगात्मक एवं सांख्यिकीय विधियां, लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, मेथड लिखेंगे प्रयोगात्मक और सांख्यिकीय विधियां। ठीक है, लिख लीजिए। सर एक बार वो रिपीट कर दीजिएगा। यदि कोई घटना घटित होती है तो उसके कारणों को जानने का प्रयास करते हैं और परिणामों की व्याख्या करते हैं। उनके कारणों की वजह जो है उसको जानने का प्रयास करते हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं भविष्य में उसको जानने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि व्याख्यात्मक अनुसंधान में मुख्य रूप से प्रयोगात्मक और सांख्यिक विश्लेषण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह प्रयोगात्मक नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का प्रयोग नहीं करते, बल्कि दूसरे प्रकार का प्रयोगों का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें यह निश्चित या सुनिश्चित किया जा सकता है कि कारण और प्रभाव संबंध वास्तविक है और उनके बीच कोई सहसंयोजक संबंध नहीं है। सहसंयोजक मतलब कोई दूसरा उनको जोड़ने वाला कोई तीसरा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो उन दोनों में संबंध होता है। जो सर इसमें आपने बताया कि ये एक्सपेरिमेंटल भी होता है। नहीं, इसमें कह रहा है कि किसी चीज को जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल कहते हैं, प्रयोगात्मक वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो होता है ना, लेबोरेटरी और फील्ड रिसर्च, उन दोनों का प्रयोग नहीं करते। साधारण रूप में हम लोग प्रयोग के आधार पे, व्यावहारिकता के आधार पे उसको चेक करने का प्रयास करते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कहता है कि अनुसंधानकर्ता नियंत्रण समूह और परीक्षण समूहों का उपयोग कर सकते हैं ताकि जो है सटीक रूप से इसका जो है रिजल्ट निकाल सके। जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इसमें हम लोग। ठीक है, डाटा का जो संग्रह करते हैं इसमें प्राथमिक डेटा कैसे मिलते हैं आपको। प्राथमिक डाटा जो है आप लिख लीजिएगा, डाटा का संग्रह जो है सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली के आधार पे किया जाता है। सर्वेक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है सेकेंडरी डाटा कैसे लाते हैं, मौजूदा जो शोध होते हैं। सर एक बार बता दीजिए फिर से। हाँ, सर्वेक्षण, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। हाँ, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली।
ठीक है। और सेकेंडरी सोर्सेज, सेकेंडरी डेटा लिखेगा, मौजूदा जो शोध होते हैं, मौजूदा शोध, केस स्टडी और साहित्यिक समीक्षा। जी आ गए? सेकेंडरी डाटा बता रहे थे, अब वो बता दीजिए। हाँ, मौजूदा शोध या वर्तमान में जो शोध होते हैं, अद्यतन शोध जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, अद्यतन शोध। दूसरा लिखिए केस स्टडी और तीसरा लिखिए साहित्यिक समीक्षा। ठीक है, इतना लिख लिया। अब बात करते हैं इसका एक सटीक एग्जाम्पल अगर मिल जाए हम लोगों को तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल होता है जिसमें कहते हैं कि एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम इसका प्रयोग करना चाहें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक शोधकर्ता यह जानने का प्रयास करता है कि छात्रों की पढ़ाई पर, ठीक है, याद रखिएगा, कह रहा है कि छात्रों की पढ़ाई पर मोबाइल फोन का क्या प्रभाव पड़ता है। वे यह जानने के लिए सिद्धांत बनाते हैं और उसके अनुसार डेटा को कलेक्ट करते हैं जिससे यह समझा जा सके कि मोबाइल के इस्तेमाल और पढ़ाई में गिरावट के बीच कोई संबंध है या नहीं। इन चीजों को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जैसे छात्रों की पढ़ाई पर मोबाइल फोन का क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उसको जानने के लिए ये कोई एक सिद्धांत बनाए थे। उस सिद्धांत के आधार पर डाटा का कलेक्शन करेंगे और डाटा का कलेक्शन करने के बाद वो देखेंगे कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल और पढ़ाई में गिरावट, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये संबंध है कि नहीं है, इसको जानने का वो प्रयास करेंगे। ठीक है, या हो सकता है कॉम्परेटिव वे में वो करें कि समालोचनात्मक रूप में इसका प्रयोग करें, इसका स्टडी करें कि क्या इसका प्रभाव अच्छा है कि बुरा है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए किसी एक पॉइंट को वो लोग लेकर चलते हैं यहाँ पे। अब इसका प्रयोग देखते हैं हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम जो है समाज शास्त्र में कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करते हैं, व्यवसाय के क्षेत्र में करते हैं और सार्वजनिक नीतियों के रूप में हम प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें कहते हैं इसका उपयोग मुख्य रूप से नीतियों और निर्णय लेने के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह कोई भी प्रॉब्लम की मूलभूत घटना, कोई मूलभूत जो कारण होता है उसको बताने के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है आपका। क्लियर है पॉइंट? बताइए। जी सर, क्लियर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, करा जाए। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी घटना के कारणों की व्याख्या करना। हाँ, क्या होगा इसका? सर इसका बी होगा, किसी घटना। सर बी, इसका आंसर बी वाला है ना। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है दूसरे का भी बी होगा सर। रिसर्च के तहत किस प्रकार के संबंधों की जांच की जाती है? ठीक है, तो किस प्रकार के संबंधों की जांच कारण की जाएगी? प्रभाव, सह संबंध, कारण प्रभाव, वर्णात्मक या सांख्यिकी। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका विकल्प नंबर? कारण प्रभाव होगा। काज और इफेक्ट को देखते हैं। काज और इफेक्ट दोनों देखते हैं। कह रहा कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है, जो है आपका किसमें होगा? सिद्धांत और परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए। जबकि यही जो पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम लोग परिकल्पनाएं बनाते तो हैं लेकिन वहां पर टेस्ट नहीं करते ना, जबकि यहाँ पर हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट उससे थोड़ा सा आपको डिफर मिलेगा आपको जी। हाँ, अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की प्रमुख विशेषता क्या है आपकी? ठीक है, तो ये क्या होगा? इसका यह घटना के कारण इसमें कह रहा है कि यह केवल क्या कह रहा है,
यह घटनाओं के कारणों की पहचान करता है ना। सी वाला आप लोग बता रहे हैं। हाँ, सी वाला सही है आपका। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 पढ़े। करी में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कौन सा उपकरण सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? इसमें ऑब्जर्वेशन का जाता है, ऑब्जर्वेशन, लेकिन प्रयोगात्मक भी हो जाता है सर। प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल मेथड है आपका इसका। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल मेथड कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, अगर बुक में अगर मिल जाता है नहीं तो कोई रिसर्च पेपर होगा उसमें से पढ़ लेंगे हम ना। इसको ढूंढ के कल हम बताएंगे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड क्यों है इसमें, ठीक है। इसको मैं कल डिस्कस करूंगा और हाँ, कि हो सकता है कि मैंने ना पढ़ा हो या ध्यान ना दिया हो, मैं इसको कल और भी पढ़ के देखूंगा इसको, ठीक। अब प्रश्न क्या है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च किस प्रकार के उत्तरों की, तो ये सामने दिया है, क्या और कौन, क्यों और कैसे, कब और कहां, कौन और कितना। तो क्यों और कैसे इसका आपका उत्तर आपको दिख रहा होगा ना, प्रश्न नंबर 6 का। जी। चलिए, इस प्रश्न को करने से क्या ये हो जाता है कि हाँ, थोड़े से कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो कहाँ तक क्लियर हो जाते हैं हम लोग को, ये रहता है। हाँ, इसका पीडीएफ जो है हम लोग आपको व्यक्तिगत रूप से मैं आपको दे दूंगा ना। क्वेश्चन पेपर जब तीनों हो जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सत्य है इसमें, या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरीकों का उपयोग कर सकता है, या केवल मात्रात्मक तरीकों का उपयोग कर सकता है, या केवल गुणात्मक तरीकों का उपयोग कर सकता है, या केवल स्टडी पर आधारित है। बोले तो इसमें सर मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होगा। हाँ, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप चाहे तो लिख लीजिए कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता है। लिख लीजिए इसको जी अपने कॉपी में। सर इसके पहले जो आपने बताया था रिसर्च, वो एक्सप्लोरेटरी कह रहा है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए, मौजूदा जानकारी को विस्तृत करने के लिए, या किसी घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए, या किसी घटना का सामान्य अवलोकन करने के लिए। किसी घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण क्यों क्या हो सकता है, किसी घटना का अवलोकन करना, किसी घटना के संभावित कारणों का परीक्षण। अब देखिए यहाँ पर ये भी हमने बताया कि अवलोकन करना होता है और यहाँ परीक्षण करना, तो यहाँ पे परीक्षण करना ज्यादा उचित आपका माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षण करना है, इसलिए इसका उत्तर ये ज्यादा बेटर होगा आपका। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन एक और है, 10 क्वेश्चन है टोटल। हाँ, ये है कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। अब इसमें भी आपको और हम लोग को कंफ्यूजन रहता है ना, इसका एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो सर्वेक्षण, प्रयोग, साक्षात्कार, अवलोकन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है आपके मैचिंग वाले हैं, ठीक है जी। तो ये जब पढ़ा लेंगे और सब ना, तब आपको आएगा कि क्या होगा आपका। फिलहाल इसके आंसर आप देख सकते हो कि ए का जो है व्याख्यात्मक अनुसंधान में कार्य प्रभाव संबंधों की जांच, वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी घटना का अवलोकन करना होता है, और सह संबंधी अनुसंधान में चर के बीच संबंधों का अध्ययन करने की बात यहाँ पर करते हैं। तो ये पॉइंट चाहे आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो और इसको लिख लीजिएगा। और आज शाम में सब पढ़ाएंगे जी, की अवधारणा होती है, परिभाषाएं होती है कि परिकल्पना के लिए क्या होगा, स्वतंत्र चर के लिए क्या होगा, निर्भर चर के लिए क्या होगा, प्रयोगात्मक समूह के लिए क्या होगा, नियंत्रित समूह के लिए क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका आंसर दिखा दें, पहले वाला क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। कर लिया, दिखाया आंसर आपको। पहला कह रहा कि घटना के पीछे कारणों की पहचान, फिर कह रहा हुआ चर जो प्रयोग में नियंत्रित किया जाता है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। फिर कह रहा परिणाम जो प्रयोग से प्रभावित होता है और जिस समूह पर परीक्षण किया जाता है। तो आंसर दिया सब, ठीक है, देखें अब आंसर शो करें, ठीक है।
पहला कह रहा है परिकल्पना। परिकल्पना कह रहा है कि घटना के पीछे के कारणों की पहचान। स्वतंत्र चर में क्या कह रहा है कि वह चर जो प्रयोग में नियंत्रित किया जाता है। निर्भर चर परिणाम जो प्रयोग से प्रभावित होता है आपका। फिर कह रहा है प्रयोगात्मक समूह कौन सा होता है, जिस समूह पर परीक्षण किया जाता है। और नियंत्रित चर, पांचवे का ई है नियंत्रण समूह किसे कहते हैं, जिस समूह पर कोई परीक्षण नहीं किया जाता है, वो नियंत्रण समूह कहलाता है आपका। क्लियर? जी सर। एक क्वेश्चन ये है साहित्यिक इसके समीक्षा। पहले वाला क्वेश्चन लिखो। तो आंसर आपका ये हो जाएगा, ये ना व्याख्यात्मक अनुसंधान के लिए कारण प्रभाव संबंधों की जांच। वर्णनात्मक अनुसंधान में किसी घटना का अवलोकन सहसंबंधी के लिए चर के बीच संबंधों के बारे में बात करता है। फिर प्रयोगात्मक अनुसंधान परिकल्पना की जांच, अन्वेषण में नई समस्या का प्रश्न ये था, जिसमें था परिकल्पना क्या होती है, घटना के पीछे के कारणों की पहचान। स्वतंत्र चर क्या होता है, वह चर जो प्रयोग में नियंत्रित किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्यिक समीक्षा, डाटा संग्रह और आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुसंधान प्रश्न। अब देखिए इसको कौन सा कह रहा है अनुसंधान, इसके मतलब इसको मैच करिए आप कि पहले का कौन सा होगा। साहित्यिक समीक्षा के लिए क्या करेंगे हम कि साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। डाटा संग्रह जो है, डाटा प्राप्त डाटा का संगठित व्याख्यान करना, ये सब है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो ना, ये होगा आपका। कह रहा है कि साहित्य समीक्षा क्या होती है, पिछले शोध का अध्ययन होता है। डाटा संग्रह में साक्षात्कार, सर्वेक्षण, अवलोकन के माध्यम से जानकारी एकत्र करना। आंकड़ों का विश्लेषण के लिए क्या होगा, प्राप्त डाटा को संगठित और व्याख्यान करना होता है। निष्कर्ष, अनुसंधान के परिणामों की व्याख्या करना। अनुसंधान प्रश्न, अनुसंधान का मुख्य प्रश्न होता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? इसका इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो इतना था आपका, तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया आज। तो सो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बताइए।